Hello students, welcome in my YouTube channel. Today I am discussing with you separately excited DC motor. The unit number 4 of separately excited DC motor. जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो लेक्चर्स हैं ये सभी जो है वो राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बीटेक के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के सिलेबस के अनुसार बनाए जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर हम लोग सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर के बारे में जो डिटेल देने वाले हैं वो कौन से जो डिस्कस करेंगे वो कौन से हैं। वो पहले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो होगा कंस्ट्रक्शन डिटेल्स ऑफ डीसी मोटर। सेकेंड लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन के बारे में और इससे एसोसिएटेड जो बहुत सारी इक्वेशंस हैं, यानी कि जो स्पीड की इक्वेशन है, टॉर्क की इक्वेशन है, बैक मैप की इक्वेशन है, इन सब के बारे में जानेंगे। तीसरा जो लेक्चर है उसमें हम टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्पीड कंट्रोल ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर के बारे में पढ़ेंगे। तो वंस अगेन वेलकम यू ऑल। कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मोटर फर्स्ट लेक्चर। डीसी मोटर क्या है ये, व्हाट इज डीसी मोटर? यानी यू नो, जैसे ही हम किसी भी मोटर को इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं वैसे ही स्टार्ट कर देती है घूमना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज़ ए मशीन विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। डीसी मोटर के लिए पर्टिकुलर इसका एक एडवांटेज होता है। वो एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ऑफ डीसी मोटर इज़ दैट इट इज़ ईजी टू कंट्रोल इट्स स्पीड, यानी कि इसकी स्पीड को कंट्रोल करना काफ़ी आसान होता है। यहाँ पर जो है वो आपको दो फिगर दिखाई दे रहे हैं, दो डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। एक जो डायग्राम है, ये पहला जो डायग्राम है यहाँ पर जो आप देख रहे हो, ये जो है वो इसके स्टेटर का है। यानी कि यहाँ पर ये जो पहला आप डायग्राम देख रहे हो ये वाला, ये किसके लिए है? दिस इज फॉर द स्टेटर ऑफ द डीसी मोटर। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो मोटर के पोल्स होते हैं। और पोल्स कौन से होते हैं? पोल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, यानी कि ऐसा मैग्नेट जो हम इलेक्ट्रिक सप्लाई के द्वारा बनाते हैं। यानी कि ये क्या है? दिस इज कॉल्ड एज द पोल। ये दूसरा पोल, ये तीसरा पोल और ये चौथा पोल। यानी कि अगर ये एन है तो ये एस, फिर एन और फिर एस, अल्टरनेट वे में होते हैं। अब इसको जो हमें पोल बनाना है, इस स्ट्रक्चर को तो हमें बाइंडिंग करनी पड़ेगी। ये हमारा ये जो पार्ट है दिस इज़ द बाइंडिंग फॉर मेकिंग दिस पर्टिकुलर पोल एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट। यहाँ पर ये जो दूसरा स्ट्रक्चर देख रहे हो, दूसरा दिस इज फॉर द रोटर। इसको हम जो है वो यहाँ पर सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड एज द आर्मेचर। यानी कि ये रोटेट अंदर करती है आर्मेचर, और आर्मेचर के ऊपर जो है वाइंडिंग होती है, और वाइंडिंग हम अंदर करंट भेजते हैं। करंट भेजने के लिए क्या करते हैं, हम इसमें सेपरेटली जो है वो सोर्स से इसमें करंट को भेजते हैं। तो करंट को भेजने के लिए यानी कि ये पार्ट जो होगा वो कैसा है? रोटेटिंग पार्ट है। यहाँ पर आप देख रहे हो, इस पार्ट से हम इस बाइंडिंग अंदर करंट प्रोवाइड कराएंगे। तो यानी कि यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा जिसको कि हम कहते हैं ब्रश स्प्रिंग एंड ब्रश अरेंजमेंट। ग्रेफाइट के ब्रश होते हैं, ये जो ब्रश है इसके साथ में अटैच होकर के फिक्स होकर के चलता है। यानी कि ये घूमता है तो इसके साथ में यहाँ से फिक्स रहता है एक तरीके से, यानी कि इस पर रगड़ खा के चलता है। ये घूमेगा, ये इसके साथ में टच करके रखेगा, और यहाँ से इसके अंदर करंट जो है वो अंदर बाइंडिंग अंदर प्रोवाइड करा दी जाती है। तो ये जो आपने पार्ट देखे, दिस इज़ फॉर द स्टेटर एंड दिस इज़ फॉर द रोटर पार्ट। अगर हम रोटर पार्ट को और देखें तो ये इसको वो डिटेल में हम देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने बताया था कि ये तो वेयरिंग है, जो कि इसका ये शाफ्ट है जिसके ऊपर ये जो पूरा रोटर ये घूमता है। इसके अलावा ये बाइंडिंग है, ये जो कॉइल आप देख रहे हो ये सब कॉइल हो रखी है। कॉइल को जो है वो यहाँ से ये सारे वायर आ रहे हैं। ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जो है ये कम्यूटेटर कहलाता है। दिस इज कॉल्ड एज द कम्यूटेटर। यानी कि ये एक मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह होता है जो कि डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि जो आप सप्लाई देते हो इसको, वो तो डीसी नेचर की होती है, लेकिन जब आर्मेचर के अंदर जाती है वो एसी में कन्वर्ट हो जाती है इस कम्यूटेटर के थ्रू। ये जो अभी मैंने आपको बताया था कि ब्रशेस अरेंजमेंट यहाँ पर रहते हैं, ये ब्रश हैं। यानी कि ये जो कार्बन के ब्रश रहते हैं, ये स्प्रिंग लगी रहती है। यानी कार्बन ब्रश के थ्रू, यानी इसके थ्रू यहाँ से करंट अंदर जाती है इस पर्टिकुलर पोर्शन, और इस बाइंडिंग के अंदर यानी कि आर्मेचर के अंदर करंट पहुँच जाती है। ये कट सेक्शन है, रोटर और स्टेटर दोनों के सारे पार्ट दिखाई दे रहे हैं। यानी कि मशीन का जो है वो क्रॉस सेक्शनल व्यू है। कि यहाँ पर सबसे पहले जो दिखाई दे रहा है आपको जो है ना मेन फील्ड पोल, ये जो दिखाई दे रहा है दिस इज द मेन फील्ड पोल हो गया। उसके बाद में इस पर्टिकुलर पोर्शन के ऊपर बाइंडिंग कर दी गई। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो यहाँ पर ये बाइंडिंग है। उसके बाद में ये क्या है? दिस इज कॉल्ड एज द पोल हेड। यानी कि ये पूरा पोल हेड या पोल शू भी इसे बोल सकते हैं हम, ये पोल हेड या पोल शू बोलते हैं। तो ये पूरा जो है वो पोल का स्ट्रक्चर होता है। यानी कि हम यहाँ पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहे हैं। ये बाइंडिंग एरिया हो गया, ये फील्ड पोल है,
और ये पोल हेड है, यानी कि हम इसको पोल शू भी बोलते हैं। इसके अलावा ये पहला पोल, ये दूसरा पोल, यानी अगर ये एन है तो ये कौन सा हो जाएगा, दिस विल बी द एस। एंड उसके अलावा देन फिर इसके ये जो है वो एन हो जाएगा और ये जो होगा वो एस पोल हो जाएगा। लेकिन बिटवीन वन एन एंड एस पोल हम लोग जो है वो यहाँ पर एक इंटरपोल अरेंजमेंट भी रहता है। इंटरपोल ये कहलाते हैं, इन दोनों के बीच के पोल्स को हम इंटरपोल कहते हैं। यानी कि ये जो पोल है दिस इज कॉल्ड एज द इंटरपोल, यानी कि इन दोनों के बीच के पोल इंटरपोल बोल रहे हैं। इसके अलावा जो रोटर और स्टेटर के बीच के जो गैप होती है उसको हम एयर गैप बोलते हैं। यानी कि ये जो है आप देख रहे हो ये पर्टिकुलर पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारा का सारा, ये जो आप ये छोटा सा गैप देख रहे हो इसको बोल रहे हैं हम एयर गैप। यानी ये जो गैप है दिस इज कॉल्ड एज द एयर गैप। इस आर्मेचर स्लॉट, ये जो बीच का पोर्शन है, जो आप इनसाइड वाला पोर्शन देखो इसको हम आर्मेचर बोल रहे हैं। पूरा जो आर्मेचर है, यानी कि आर्मेचर में क्या है, आर्मेचर में बाइंडिंग है। तो ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आप कट सेक्शन व्यू देखो आप इस तरह से, ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है आर्मेचर का, आर्मेचर की कोर का। और बीच में आप ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर देखो इसको हम बोल रहे हैं स्लॉट। और इस स्लॉट के अंदर होता है, इस स्लॉट के हम जो है वो कॉपर की बाइंडिंग करते हैं। यानी कि ये जो पोर्शन है इसके अंदर हम बाइंडिंग करेंगे, ये जो पोर्शन है इसके अंदर हम बाइंडिंग करेंगे, ये सारे पोर्शन इसमें बाइंडिंग होगी। ये जो है वो बीच वाला पार्ट जो है वो आपका शाफ्ट कहलाता है, जिसके ऊपर जो है ना आर्मेचर रखी रहती है और घूमते हैं। आर्मेचर बाइंडिंग जो कि आपने स्लॉट दी उसके अंदर आर्मेचर बाइंडिंग ये हो गई। योक यानी कि बाहर का जो पोर्शन होता है जो कि आपका फ्रेम है, स्टेटर वाला फ्रेम जो पार्ट है वो उसको हम योक बोलते हैं। इसके अलावा जो सबसे नीचे वाला पोर्शन आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं बेस और फीट, यानी कि जिसके ऊपर मोटर जो है वो स्टैंड करती है। नाउ द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट ऑफ डीसी मोटर। अब हम अलग अलग मोटर के अलग अलग पार्ट के फंक्शन को समझेंगे। सबसे पहला पार्ट जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि योक होता है इसके अंदर, तो योक के बारे में सबसे पहले देखेंगे। ये क्या है, इट द आउटर कवर है, ये जो आप बाहर का वाला पोर्शन देख रहे हो दिस इज द आउटर कवर ऑफ डीसी मोटर। इसको हम फ्रेम भी बोलते हैं। ये करता क्या है, इसके फंक्शन क्या है, एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, दूसरा मॉइस्चर और डस्ट से मोटर के रोटर को दूर रखता है, जिससे कि बाइंडिंग के अंदर मॉइस्चर और डस्ट ना हो। योक जो है वो योक इज एन आयरन बॉडी विच प्रोवाइड द पाथ फॉर द फ्लक्स टू कंप्लीट द मैग्नेटिक सर्किट। यानी कि योक का पर्पज़ क्या है, जो फ्लक्स जनरेट हुआ है, फ्लक्स जो है वो इसके अंदर ट्रेवल करे, इसके अंदर पूरे में फ्लक्स फ्लो करे इस तरह से, है ना। तो इट प्रोवाइड द मैकेनिकल, इसका दूसरा पर्पज़ और भी क्या है, वो क्या है कि इट प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट फॉर द पोल्स। यानी कि जो पोल्स हैं उनको मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। यानी कि पोल हम किसके ऊपर बनाएंगे, पोल स्ट्रक्चर हम कहाँ रखेंगे, तो वो किसके ऊपर रखते हैं, हम योक के ऊपर रखते हैं। यानी कि अगर हम पीछे वाले डायग्राम में जाएँ वापस से, तो आप यह देख रहे हो कि ये जो बाहर वाला पार्ट है ये योक है। अब इस पर हमें ये जो पोल बनाने हैं, पोल के स्ट्रक्चर को यहाँ प्लेस करना है, तो वो किससे अटैच करेंगे, हम इस फ्रेम से अटैच करेंगे, योक से अटैच करेंगे। मटेरियल इसके लिए यूज करते हैं वो लो रिलक्टेंस मटेरियल होता है, जिससे कि फ्लक्स आसानी से फ्लो कर सके। जिसमें मटेरियल जो हम यूज करते हैं वो कहलाते हैं कास्ट आयरन, सिलिकॉन स्टील, रोल्ड स्टील एंड कास्ट स्टील। अनदर पार्ट जो कि इसी से अटैच रहता है, जो कि मैंने अभी पहले भी बताया था कि पोल्स एंड पोल कोर, यानी कि ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है इसमें देखेंगे पोल्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं। पहला भी बताया था मैंने अभी, इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, यानी कि हम बाइंडिंग कर देते हैं और बाइंडिंग में जब करंट भेजते हैं तो वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है वो मैग्नेट बन जाता है। तो इस तरह से बनाए हुए मैग्नेट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इट प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फ्लक्स व्हेन द फील्ड बाइंडिंग इज एक्साइटेड। द कंस्ट्रक्शन ऑफ पोल इज डन यूजिंग द लैमिनेशन ऑफ पर्टिकुलर शेप टू रिड्यूस द पावर लॉस ड्यू टू एडी करंट। यानी कि ये जो आप देख रहे हो ना, जो पोल बना हुआ है ये एक पूरा सॉलिड पार्ट नहीं है, ये किस तरह से लैमिनेटेड पार्ट है, यानी कि स्टैम्पिंग्स में डिवाइडेड है। और उन सबको जो है वो नट बोल्ट से इस तरह से अरेंज कर दिया गया, नट बोल्ट से कस दिया गया, और फिर ये स्ट्रक्चर जो बना, ये स्ट्रक्चर हमारा कहलाता है पोल कोर। अब इस पोल कोर को हमने इस तरह से क्यों बनाया है, अभी मैंने बताया था आपको, पावर लॉस को कम करना है, एडी करंट लॉस को कम करता है, इसलिए हम इसको कैसा बना देते हैं, लेमिनेटेड यूज करते हैं। इसके अलावा जो नीचे वाला पार्ट है ये दिस वन, ये जो पार्ट है आपका, दिस इज कॉल्ड एज द पोल, दिस इज कॉल्ड एज द पोल शू। ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है ये कहलाता है पोल शू। यानी कि यहाँ पर कह रहे हैं कि पोल शू का पर्पज क्या है, पोल शू इज एन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ ए पोल। नहीं, पोल शू क्या है, दिस इज द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ पोल। पोल तो ये भी है, लेकिन ये कैसा पार्ट है, एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ पोल है। इसके इस तरह के नेचर से क्या होता है, इट enlarges the area of the pole so that more flux can pass through the air gap to armature। यानी कि जो
आर्मेचर में हमें फ्लक्स भेजना है, वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स जो है वो आर्मेचर में हम भेज सकें, तो इसकी वजह से कैन पास थ्रू द एयर गैप, इस तरह का स्ट्रक्चर इसका बना दिया जाता है। तो यहाँ से मटेरियल जो हम यूज करते हैं वो होता है लो रिएक्टेंस मैग्नेटिक मटेरियल, जैसा भी पहले बताया था लो रिएक्टेंस मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। वो क्यों हम रखते हैं? क्योंकि हमें पोल के अंदर फ्लक्स जो है वो आसानी से फ्लो हो सके। तो मटेरियल यहाँ पर भी वही यूज करेंगे, कास्ट स्टील, कास्ट आयरन यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पोल एंड पोल शू। फील्ड वाइंडिंग, अब पोल बनाने के लिए हमें उसके ऊपर जो बाइंडिंग करते हैं उसका नाम होता है फील्ड वाइंडिंग। फील्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हमें प्रोड्यूस करनी है, इसीलिए उसका नाम रखते हैं फील्ड वाइंडिंग। तो ये आप देख रहे हो कि दिस इज़ द पोल और ये पोल शू, इसके ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसके ऊपर हम बाइंडिंग कर देते हैं। इस बाइंडिंग को हम बोलते हैं फील्ड बाइंडिंग। लेकिन द कॉइल बाउंड ऑन द पोल कोर आर कॉल्ड फील्ड कॉइल्स। फील्ड कॉइल्स किससे कनेक्ट होती हैं? फील्ड कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज टू फॉर्म फील्ड वाइंडिंग। यानी कि जो फील्ड कॉइल्स हैं, यानी कि ये जो एक पर्टिकुलर कॉइल है, इसको हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं, तो इस तरह से जो है वो फील्ड वाइंडिंग बन जाती है। जो थर्ड लाइन है उसको ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा हुआ है? करंट इज पास थ्रू द फील्ड वाइंडिंग इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। स्पेसिफिक डायरेक्शन का मतलब करंट की डायरेक्शन, अगर एन पोल है तो अगर इधर से ऐसी फ्लो कर रही है करंट, तो दूसरे में अगर दूसरा एस पोल बना होगा तो उसमें जस्ट अपोजिट डायरेक्शन से करंट फ्लो करेगी, तभी वो एन पोल बनेगा और दूसरा वाला जो है वो एस पोल बनेगा। यानी कि यहाँ पर करंट की डायरेक्शन दोनों में अपोजिट होगी। तो लिखा हुआ है यहाँ पर, अब ध्यान से समझना है, करंट इज पास्ड थ्रू द फील्ड वाइंडिंग इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन to magnetize the poles and pole shoes. Thus magnetic flux is produced in the air gap between the pole shoe and armature. फील्ड वाइंडिंग का दूसरा नाम जो होता है वो एक्साइटिंग वाइंडिंग भी बोलते हैं। यहाँ पर जो फील्ड के लिए जो मटेरियल हम यूज करते हैं या वाइंडिंग के लिए वो होता है कॉपर। कॉपर कंडक्टर हम यूज करते हैं, कॉपर कंडक्टर्स हम यूज करते हैं फील्ड वाइंडिंग के लिए। नेक्स्ट पार्ट, आई एम कमिंग टू दी रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मशीन। यानी कि जो रोटेटिंग पार्ट होता है उसका नाम यहाँ पर होता है रोटर बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ हम इसको पर्टिकुलर पार्ट को हम आर्मेचर बोलते हैं। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द आर्मेचर। जैसे कि आपने पहले भी देख चुके हो इस तरह के आर्मेचर को। रोटेटिंग पार्ट है ये, इसके ऊपर यहाँ पर ये बाइंडिंग की गई है, ये सारी जो बाइंडिंग है इसके अंदर ये सब बाइंडिंग है। ये आप दूसरा जो फिगर देख रहे हो इसके अंदर क्या है, ये स्लॉट्स हैं, इन स्लॉट्स के अंदर कॉपर की बाइंडिंग हम कर देते हैं कुछ इस तरह से। कॉपर की बाइंडिंग ये इस तरह से कर दी जाती है। ये यानी कि ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है इसके अंदर हम बाइंडिंग करते हैं। जो ये आर्मेचर कोर है ये भी लेमिनेटेड बनाई जाती है। इसे लेमिनेटेड बनाने का वही सेम रीज़न ही है कि हमें एडी करंट लॉस को जो है वो कम करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है वो मटेरियल हम फिर से यूज कैसा करेंगे, हाई परमेबिलिटी का ही मटेरियल यूज करेंगे। लो रिलक्टेंस कास्ट स्टील और कास्ट आयरन मटेरियल जो हम वो आर्मेचर कोर को बनाने के लिए यूज करते हैं। अगला जो पार्ट आता है वो कहलाता है हमारा इसमें आर्मेचर बाइंडिंग। तो अभी भी मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हम बाइंडिंग करेंगे, इसके अंदर बाइंडिंग करेंगे। तो बाइंडिंग जो होती है वो हम दो तरह से करते हैं। दो तरह की बाइंडिंग होती है, एक कहलाती है हमारी लैप बाइंडिंग और दूसरी कहलाती है हमारी वेव बाइंडिंग। तो लैप और वेव बाइंडिंग जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, अगर वो हमारी रिक्वायरमेंट मशीन की क्या है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द मशीन हम उस तरह की उसमें हम बाइंडिंग करते हैं। तो सिंपल सी बात यहाँ पर ये समझने की है कि हमारी मोटर किस टाइप की बनी हुई है उसके अनुसार हम इस पर आर्मेचर के ऊपर बाइंडिंग करेंगे। अब ये लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग क्या होती है ये मैं आपको थोड़ी देर में अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में आपको समझाया जाएगा। अब आर्मेचर बाइंडिंग जो होती है वो एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्टेड रहती है और एक नया पार्ट होता है उसका नाम होता है कम्यूटेटर और ब्रशिश अरेंजमेंट। यानी कम्यूटेटर और ब्रश के द्वारा हम इसको कनेक्ट करते हैं। यानी कि जो बाइंडिंग जो होती है वो इसके द्वारा कनेक्ट की जाती है इन पार्ट के थ्रू, और एक्सटर्नली हम इसको डीसी सप्लाई सेपरेट सोर्स से हम इस आर्मेचर को देते हैं। तो वो सप्लाई किससे जाएगी, ब्रशिश और कम्यूटेटर के थ्रू। यहाँ पर जो मटेरियल यूज करते हैं आर्मेचर बाइंडिंग के लिए तो फिर से वही चीज़ है कि कॉपर मटेरियल ही हम यूज करते हैं। कम्यूटेटर जो भी बार बार मैं नाम ले रहा था, कम्यूटेटर क्या है, कम्यूटेटर क्या है। कम्यूटेटर जो है वो इट इज़ ए सिलेंड्रिकल ड्रम माउंटेड ऑन द शाफ्ट एलोंग विद द आर्मेचर कोर। यानी कि ये क्या है, ये जो है वो सिलेंड्रिकल ड्रम टाइप स्ट्रक्चर है। ये आप देख रहे हो ना, ये दिस इज़ अ सिलेंड्रिकल ड्रम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। इसी जिसमें आर्मेचर घूम रही है उसी सेम शाफ्ट के ऊपर ये भी घूमता है। सिलेंड्रिकल ड्रम माउंटेड ऑन द सेम शाफ्ट एलोंग विद द आर्मेचर कोर।
इट इज़ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेगमेंट्स ऑफ हार्ड ड्रॉन कॉपर। यानी कि ये जो आप देख रहे हो ये जो सेगमेंट्स हैं ये किसके हैं, हार्ड ड्रॉन कॉपर है। यानी हार्ड ड्रॉन कॉपर क्यों है, क्योंकि ये घूमता है, अगर घूमेगा और इसके साथ में ब्रशेस इसके साथ में रगड़ खा के चलेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैसा होना चाहिए मटेरियल, ये मटेरियल होना चाहिए हार्ड होना चाहिए। तो हम यहाँ पर यूज करते हैं हार्ड ड्रॉन कॉपर मटेरियल, और कॉपर का रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत ही कम होता है, इसीलिए यहाँ पर हम कॉपर यूज कर रहे हैं। द सेगमेंट्स आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय थिन लेयर ऑफ माइका। ये जो सेगमेंट्स हैं इनके बीच का जो गैप है ये थिन लेयर ऑफ माइका से हम इसको सेपरेट कर देते हैं, इंसुलेट कर देते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग्स आर टेप्ड एट वेरियस पॉइंट्स एंड दीज टेपिंग्स आर सक्सेसिवली कनेक्टेड टू वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द कम्यूटेटर। आर्मेचर की वाइंडिंग जो है वो इन सभी सेगमेंट के साथ में अटैच रहती है। कह रहे हैं कि आर्मेचर वाइंडिंग्स आर टेप्ड at various points and these tapings are successively connected to various segments of the commutator। जो various segments of commutator हैं तो उसके साथ में ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो इसके साथ में अटैच्ड रहती है। फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर क्या है, फिर से वही बात कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पर ये क्या करेगा, डीसी सप्लाई जो आप दे रहे हो मोटर को एक्सटर्नली उसको एसी में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि दिस इज जस्ट लाइक द मैकेनिकल रेक्टिफायर। और ये करता क्यों इस तरह काम, क्योंकि इट हेल्प टू प्रोड्यूस यूनिडायरेक्शनल टॉर्क। यानी कि यूनिडायरेक्शनल टॉर्क को प्रोड्यूस करने के लिए ये यानी यूनिडायरेक्शनल टॉर्क को ये प्रोड्यूस करता है। मटेरियल यहाँ पर कौन सा यूज करेंगे, इट इज़ मेड अप ऑफ कॉपर, जैसा भी बताया था हार्ड ड्रॉन कॉपर, एंड इंसुलेटिंग मटेरियल जो होता है वो माइका यूज करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है ये भी मैंने आपको बताया था, अभी ब्रशेस बताए थे। ब्रशेस क्या करते हैं, जो मोटर का पार्ट है अंदर वाला वो घूमने वाला है और उसको मुझे सप्लाई देनी है बाहर से। तो बाहर से सप्लाई देने के लिए यानी कि आपको जो टर्मिनल्स हैं उसको यहाँ कहीं अटैच करना पड़ेगा, लेकिन जब वो पार्ट रोटेटिंग है तो इसका मतलब मुझे कुछ ऐसा अरेंजमेंट लगाना पड़ेगा जिससे कि वो पार्ट जो है वो स्टेशनरी रहे। तो ब्रशेस अरेंजमेंट रहते हैं। करेंट्स आर कंडक्टेड फ्रॉम और इन द आर्मेचर बाय द कार्बन ब्रशेस विच आर हेल्ड अगेंस्ट द सरफेस ऑफ द कम्यूटेटर बाय स्प्रिंग्स। यानी कि ब्रशेस जो हैं वो स्प्रिंग के थ्रू यहाँ पर अटैच कर दिए जाते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये पर्टिकुलर पोर्शन ब्रश है और ये क्या है, ये स्प्रिंग अरेंजमेंट है। और ये स्प्रिंग अरेंजमेंट जो है वो इस पर्टिकुलर जो रोटेटिंग पार्ट है ये वाला जो कम्यूटेटर है इसके साथ में इस तरह से अटैच कर दिया जाता है। यानी कि इसको बिल्कुल ही फिक्स नहीं किया जाता है, ज्वाइंट नहीं किया जाता है, इसको ऐसे करके यहाँ से स्प्रिंग जो है वो इसको प्रेस करके रखती है। यहाँ पर ये जो स्प्रिंग है वो इसको प्रेस करके रखती है यहाँ से इस तरह से। ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है ये ब्रशेस का, ये जो पर्टिकुलर ब्रश का है जो वाला, और ये जो पर्टिकुलर पार्ट जो स्प्रिंग है यानी कि स्प्रिंग इसको यहाँ से फिक्स करके चलती है, जिससे कि हमारा करंट का कांटेक्ट इसके साथ में बना रहता है। फंक्शन ऑफ ब्रश फिर से टू कलेक्ट द करंट फ्रॉम द कम्यूटेटर एंड अप्लाई इट टू द एक्सटर्नल लोड इन जनरेटर एंड वाइस वर्सा इन मोटर। यानी कि ब्रश का फंक्शन अगर हम इसको देखें, इसी मोटर को हम एज जनरेटर भी यूज कर इसी स्ट्रक्चर को हम जनरेटर भी यूज करते हैं और मोटर भी यूज कर सकते हैं। जनरेटर कैसे करेंगे, जब हम आर्मेचर के थ्रू करंट बाहर लेंगे, यानी कि यहाँ पर सप्लाई क्या होगी, कम्यूटेटर के थ्रू जो है वो एक्सटर्नल लोड को सप्लाई दी जाएगी ब्रशेस के थ्रू, तब तो जनरेटर। और इसका जस्ट रिवर्स, ब्रशेस के माध्यम से कम्यूटेटर के माध्यम से हम आर्मेचर को सप्लाई देंगे। आर्मेचर के अंदर जब करंट जाएगी तब कैसा फंक्शन होगा, तब वो मोटर होगी। यहाँ पर मटेरियल जो यूज होता है, ब्रशेस आर मेड बाय कार्बन, कार्बन के बनाए जाते हैं एंड दे आर रेक्टेंगुलर इन शेप। अब बात करते हैं आर्मेचर वाइंडिंग की। मैंने अभी बताया था आपको दो तरह की वाइंडिंग होती है। पहली वाइंडिंग जो होती है वो कहलाती है हमारी लैप वाइंडिंग। लैप का मतलब यहाँ पर लैप बाउंड आर्मेचर में क्या होता है कि जितने पोल की मशीन बनाई है, यानी कि अगर मान लो कि अभी मैं सबसे पहला जो एग्जांपल दिया था उसमें 4 पोल थे, पहला एन फिर एस फिर एन और फिर एस, यानी कि 4 पोल हो गए। तो यहाँ पर जो आप इसके अंदर बाइंडिंग करोगे, इस रोटर के ऊपर जो बाइंडिंग करोगे स्लॉट्स के अंदर, तो वो कैसी होगी, उसमें जो बाइंडिंग होगी वो नंबर ऑफ पोल्स जितने भी होंगे उतने ही आपके यहाँ पर पैरेलल पाथ बाइंडिंग होंगे। यानी कि आपने एक वायर लिया, वायर लेकर के उसके ऊपर आपने ये बाइंडिंग कर दी, इस तरह से बाइंडिंग करके एक पाथ निकाल के ले आए, ये आ गया। फिर से आप लोगे दूसरा पाथ, फिर इसी तरह से सभी स्लॉट्स में ले जाते हुए फिर वापस बाहर लेके आओगे। इसी तरह से अगर 4 पोल की मशीन है तो आप इसमें 4 पार्ट बना दोगे, 4 पाथ बना दोगे, और ये जो है फाइनली इनको जो है आप पैरेलल में
कनेक्ट कर दोगे और ये पॉजिटिव ब्रश हो जाएगा, ये नेगेटिव ब्रश हो जाएगा, यानी कि आप डीसी सप्लाई अब आप इस तरह से इसको आर्मेचर को सप्लाई भेजोगे। तो लैप बाइंडिंग में क्या होता है, लैप बाइंडिंग में जितने पोल्स होते हैं उतने ही पैरेलल पाथ होते हैं आर्मेचर की बाइंडिंग के ऊपर, आर्मेचर की बाइंडिंग में। तो कह रहे हैं कि दिस टाइप ऑफ आर्मेचर आर यूज्ड, इस टाइप की आर्मेचर को हम कहाँ यूज करते हैं, आर यूज इन मशीन्स डिजाइंड फॉर लो वोल्टेज एंड हाई करंट। अब आप देख रहे हो जब 4 पाथ हो गए तो इसका मतलब करंट क्या हो गई, डिवाइड हो गई। इसका मतलब क्या होगा कि हाई करंट के लिए हम मशीन को डिजाइन कर सकते हैं। आर्मेचर्स आर कंस्ट्रक्टेड विद लार्ज वायर बिकॉज ऑफ हाई करंट। यहाँ पर क्या है कि एग्जाम्पल कहाँ यूज करते हैं इसको, ऑलमोस्ट इन ऑटोमोबाइल्स में हम इसका यूज करते हैं। द वाइंडिंग्स ऑफ ए लैप बाउंड आर्मेचर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इन सबको हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। और जहाँ पर नंबर ऑफ करंट पाथ जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, जितने भी पोल्स होते हैं उनके बराबर जो है वो पाथ हो जाते हैं। अगर 4 पोल की मशीन तो 4 पाथ, 8 पोल की मशीन है तो 8 पार्ट, 2 पोल की मशीन है 2 पार्ट, है ना, तो 2 पाथ होंगे केवल। तो इस तरह से जो है वो लैप बाउंड आर्मेचर को हम डिजाइन करते हैं। ध्यान हमें देना है कि जब हमें करंट हाई चाहिए होती है, करंट जब हाई हमें देनी होती है मोटर को, वहाँ पर हम इस तरह के स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है वेव बाउंड आर्मेचर, इसमें क्या होते हैं, चाहे कितने भी पोल की मशीन हो, चाहे 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, कितने भी हो, लेकिन पाथ हमेशा केवल 2 ही रहेंगे। यहाँ पर 2 ही पाथ होने की वजह से क्या हुआ, ये जो मशीन है वो हमारी हाई वोल्टेज एंड लो करंट के लिए डिज़ाइन की जाती है। तो ये जस्ट उसका अपोजिट, लो करंट एंड हाई वोल्टेज के लिए वेव बाउंड आर्मेचर। इनको जो है वो हमने फिर वापस से दोनों पाथ को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है, इन सभी को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है और फाइनली इनको जो है वो दोनों पाथ को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर इस तरह के जो जनरेटर या मोटर होती है उसके अंदर नंबर ऑफ करंट पाथ कितने होते हैं, वो 2 होते हैं। तो सिंपल आप ध्यान रखो आप कैसे क्या करना होगा। वेव बाउंड में केवल 2 पाथ और लैप बाउंड में 4 पाथ। जब हमें करंट ज़्यादा चाहिए होगी, ज़्यादा चाहिए करंट, जब हम ज़्यादा करंट भेजेंगे तो इसका मतलब हमें अपने मोटर के स्ट्रक्चर को लैप में कनेक्ट करना पड़ेगा, लैप बाइंडिंग करनी होगी। और जब करंट कम होगी, वोल्टेज उसका जस्ट अपोजिट ज़्यादा, तो इसका मतलब हमें वेव बाउंड आर्मेचर हमें बनाना होगा। अब ये तो बात हुई आपके आर्मेचर वाइंडिंग की। अब थोड़ी देर बात कर लेते हैं फील्ड वाइंडिंग की। तो यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग सिंपल सी बात है कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए यहाँ पर जो आपको डायग्राम दिया हुआ है, तो हमें इसमें नहीं जाना है कि शंट फील्ड वाइंडिंग और सीरीज फील्ड वाइंडिंग, इसको आप थोड़ा सा अवॉइड करना, क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप के मोटर्स होती हैं। शंट फील्ड मोटर, सीरीज फील्ड मोटर, इसके अलावा जो है वो सेपरेटली एक्साइटेड मोटर। क्योंकि आपके कोर्स में, बीटेक के कोर्स में आरटीयू के सिलेबस के अनुसार केवल सेपरेटली एक्साइटेड बाइंडिंग है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर है, तो आपको केवल वही पढ़ना है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम इन बाइंडिंग में जो आप यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहे हो, इसको सेपरेट सोर्स से सप्लाई दोगे। यानी कि आपने एक वायर लेकर के इसमें बाइंडिंग कर दी, आपने इस वायर लेकर के इस पर बाइंडिंग कर दी पहले पोल पर, नहीं कुछ इस तरह से आपने इस पर टर्न्स लगा दिए, और फिर उसके बाद इसी को आपने दूसरे पोल पर आपने इस तरह से लगा दिया, फिर तीसरे पोल इस तरह से ले गए, फिर चौथे पर ले गए, इस तरह से करते हुए फिर वापस से 2 टर्मिनल निकल के आ गए, और यहाँ से आपने इसको जो है वो बाइंडिंग को सप्लाई, डीसी सप्लाई आपने दे दी। और ये कौन सी सप्लाई है, फील्ड के लिए दे रहे हो आप, फील्ड वोल्टेज आपने यहाँ से कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह से हम जो है फील्ड वाइंडिंग यहाँ पर बनाते हैं, और जो कि जो है आपको नेसेसरी फ्लक्स प्रोड्यूस कराती है इलेक्ट्रोमैग्नेट के माध्यम से। तो ये जो बेसिकली हुआ, ये आपका कंस्ट्रक्शन डिटेल्स ऑफ द डीसी मोटर रही। अब हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर आप देखोगे, आप उसमें जो है वो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ द मोटर के बारे में समझोगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।